जिसे भिखारी समझा वो कुछ और निकला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम में से अक्सर लोग किसी भी इंसान को उसके हुलिये, उसके पहनावे ओढ़ावे और उसकी ज़ाहिरी सूरत को देखकर उसके बारे में फैसला कर लेते हैं कि ये इंसान किस टाइप का है। लेकिन कभी कभी होता इसका उल्टा है, और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक 28 से 30 साल का नौजवान जो कानपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ा कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। ये नौजवान हुलिये से एक भिखारी लग रहा था, लेकिन शक होने पर 3 पुलिस वाले उससे पूछने जाते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। और जब उस नौजवान की हकीकत सामने आती है तो खुद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, जब आप खुद इस पूरी कहानी को सुनोगे तो सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसी कहानियां इस दुनिया में बहुत कम ही सुनने को मिलती है। ये बात 24 अप्रैल 2024 यानी आज से तकरीबन 1 महीने पहले की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर रेलवे स्टेशन पर 24 अप्रैल दोपहर 1 बजे एक 28 से 30 साल का नौजवान जो हुलिये से एक भिखारी लग रहा था, क्योंकि उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी फटे और पुराने थे। पाँव में चप्पल भी नहीं थी, दाढ़ी और सर के बाल भी बेतरतीब यानी बड़े बड़े थे। स्टेशन पर जिस डब्बे में कचरा डाला जाता है वो उसी कचरे के डब्बे में किसी चीज को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। दोपहर का वक्त था, गर्मी भी काफी तेज थी, तो शायद ये नौजवान पानी की बोतल तलाश कर रहा था। कचरे के डब्बे से नौजवान पानी की खाली बोतल निकालता, उसे हिलाकर देखता कि उसमें पानी है या नहीं, और फिर खाली बोतल देखकर वापस उसी डब्बे में डाल देता। फिर दूसरा बोतल उठाता और खाली देखकर उसे डब्बे में डाल देता। जरूर इस नौजवान को बहुत तेज प्यास लगी थी, और इस दरमियान अगर उसके अगल बगल में कोई दूसरा शख्स पानी पी रहा होता तो उसके करीब जाकर खड़ा हो जाता, उसे गौर से देखता और फिर वापस आकर उसी कचरे के डब्बे में पानी की बोतल तलाश करने लगता। और करीब 1 घंटे से यह नौजवान ऐसे ही पानी की बोतल की तलाश में भटक रहा था, मगर ये किसी से कुछ कह नहीं रहा था कि मुझे प्यास लगी है तो आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दे। और भिखारी समझकर लोगों ने भी इस नौजवान पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। ठीक 12 से 1 के बीच रेलवे पुलिस के 3 अधिकारी, जिनमें दरोगा असलम खान, आरती कुमारी और ऑफिसर हरिशंकर प्रसाद कानपुर रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे थे। अचानक इन पुलिस वालों की नज़र उस भिखारी की तरफ जाती है। पुलिस वाले बाकी चीज़ों को छोड़कर उस आदमी को देखने लगते हैं। पहले तो पुलिस वालों को उस नौजवान पर शक लगता है कि आखिर ये इस कचरे के डब्बे में ढूंढ क्या रहा है। कहीं ये कोई बहरूपिया तो नहीं जो रूप बदलकर कोई क्राइम करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन करीब 10 से 15 मिनट तक उसकी हरकत देखने के बाद पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि नहीं, ये कोई बहरूपिया नहीं बल्कि भिखारी है, और शायद इसे बहुत तेज प्यास लगी है। पुलिस वाले भी इंसानियत दिखाते हुए उस नौजवान के पास जाते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम और इस डब्बे में क्या ढूंढ रहे हो। पहले तो वो नौजवान डर जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले कहते हैं कि देखो, डरो नहीं, तुम्हें क्या चाहिए हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नौजवान कहता है, साहब मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और मैं पानी की बोतल तलाश कर रहा हूँ। एक पुलिस वाले स्टेशन से ही एक पानी की बोतल खरीदते हैं और उस नौजवान को दे देते हैं और कहते हैं, लो पियो। नौजवान एक ही सांस में पानी की पूरी बोतल पी जाता है, एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, थैंक यू वेरी मच सर। और उसके इसी थैंक यू से इस कहानी की शुरुआत होती है। पानी पीने के बाद जो ही वो नौजवान पुलिस वालों को थैंक यू बोलता है, पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले सोचते हैं, यार देखने में ये भिखारी लग रहा है, मगर ऐसा कैसे। दरअसल उस नौजवान ने जिस अंदाज में पुलिस वाले को थैंक यू कहा था, उससे तो साफ जाहिर था कि यह नौजवान कोई भिखारी नहीं बल्कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ है और ज़रूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही थैंक यू बोलते हैं। आजकल तो अनपढ़ भी जब किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो थैंक यू बोल देता है, क्योंकि आज के दौर में थोड़ी बहुत अंग्रेजी हर कोई जानता है। मगर उस भिखारी के भेष में दिखने वाले नौजवान ने जिस टोन और जिस लहजे में पुलिस वाले को थैंक यू कहा था, शायद इस अंदाज में कोई कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ नहीं बोल सकता। और अब जिन पुलिस वालों के दिल में थोड़ी देर पहले उस नौजवान के लिए हमदर्दी थी, वो हमदर्दी शक में बदलने लगता है। जिसके बाद उनमें का एक अधिकारी सख्त और कड़क अंदाज में पूछते हैं, सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। हुलिये से तो तुम भिखारी लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे बात करने का अंदाज और जिस अंदाज में तुमने हमारा शुक्रिया अदा किया, एक बात तो कन्फर्म है कि तुम भिखारी नहीं हो बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे मालूम होते हो। पहले तो वो नौजवान थोड़ा घबराता है। पुलिस वाले कहते हैं, घबराओ नहीं, अगर तुम किसी मुसीबत में फंसे हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। नौजवान कहता है, सर चूंकि आप एक पुलिस वाले हैं और आपने मेरी मदद का वादा किया है तो मेरे दिल को तसल्ली हो गई है, और अब मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। तीनों पुलिस वाले उस शख्स को स्टेशन पर अपने दफ्तर में लेकर जाते हैं और कहते हैं, डरो नहीं, तुम इत्मीनान से अपने बारे में बताओ कि आखिर तुम हो कौन।
नौजवान कहता है, सर मेरी एक कहानी है, एक बहुत ही दर्द भरी कहानी। हाँ, ये सच है, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मेरा नाम महावीर सिंह है और मेरी उम्र करीब 28 साल है और मैं इसी उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िला के विदुना इलाके का रहने वाला हूँ। मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा और एक अमीर घराने से हूँ। 26 जून 2022 से पहले मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद सब बर्बाद हो गया। बात 26 जून 2022 की है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैं कैश निकालने के लिए अपनी नज़दीकी एटीएम पहुंचा, मगर पता चला वहां कैश नहीं है। मैंने आसपास के 2-3 एटीएम को और खंगाला, लेकिन वो सब भी ख़राब थे। लेकिन मुझे कैश की ज़रूरत थी और फिर मैं पैसे निकालने के लिए अपने घर से करीब 8 किलोमीटर दूर विदुना पहुँच गया। विदुना में स्थित बैंक में हमारा एक दोस्त रहा करता था। मैंने फटाफट कैश निकाला और फिर घर जाने के लिए विदुना बस अड्डा पहुंच गया। बस के इंतज़ार में मैं सड़क किनारे खड़ा था। थोड़ी देर में बस आने ही वाली थी, मगर उससे पहले ही एक 4 व्हीलर अचानक मेरे सामने आकर रुकी। मुझे लगा शायद कुछ पूछने के लिए रुके हों। तभी बीच का दरवाज़ा खुला, जिसमें से 2 लंबे तगड़े लोग बाहर निकले और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने ज़बरदस्ती हमें गाड़ी के अंदर ठूंस दिया। गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से चल पड़े। मैंने सोचा शोर मचाऊं, मगर उससे पहले ही उन्होंने मुझे कुछ सूंघा दिया और फिर मैं बेहोश हो गया और फिर उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक टॉयलेट में बंद पाया। मेरे हाथ और पांव बंधे हुए थे। टॉयलेट के अंदर सही तरह से रोशनी भी नहीं थी, जिससे ये पता चल पाता कि इस वक्त रात है या दिन। मुझे बहुत तेज़ प्यास भी लगी थी, लेकिन वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं था कि जिससे मैं पानी मांग सकूं। करीब 4 से 5 घंटे बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं, मुझे गाड़ी में बैठाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक मकान के अंदर ले जाते हैं। उस मकान के अंदर मेरे जैसे कुछ और लोग भी वहाँ पहले ही से मौजूद थे, जिनके हाथ और पांव बंधे हुए थे। वहाँ ले जाने के बाद मुझे मारते और पीटते हैं, मुझे धमकियाँ देते हैं। हालांकि मुझे उनकी ज़बान और उनका भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जिस ज़बान में बात कर रहे थे, न तो वो इंग्लिश था, न मराठी थी और न बंगाली। और मेरा अंदाज़ा जहाँ तक था, वो साउथ इंडियन बोल रहे थे। और ये साउथ इंडिया का कोई इलाका था, क्योंकि मैंने साउथ इंडियन फिल्मों में ऐसी भाषा सुन रखा था। खैर, अगले कई दिनों तक मुझे और मेरे साथ जो लोग थे, सभी को उसी कमरे में रखा गया। सुबह कुछ लोग आते, हमें मारते पीटते, हमें नशीली दवाएं और इंजेक्शन देते और फिर चले जाते। सुबह शाम यही मामूल था। मेरे जेब में जो पैसे थे उन्होंने वो भी ले लिया। मेरा एटीएम कार्ड और मोबाइल भी ले लिया। एटीएम का पिन भी मुझे मजबूरन बताना पड़ा। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे खाते से कितने पैसे निकाले। हमें इतनी नशीली दवाएं दी गई कि हमारे होशो हवास जाते रहे और वहां से भागने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि मकान के अंदर उन्होंने सख्त पहरे लगा रखा था। हमें तो इतना भी होश नहीं था कि मैं अपने साथ मौजूद बंदियों से कुछ पूछ सकूं। हमें जो खाना दिया जाता था वो भी बहुत कम मात्रा में होता था। साहब, हमारी जिंदगी सच में नर्क बन चुकी थी। इधर महावीर के माता पिता और फैमिली वाले महावीर के न लौटने पर बहुत परेशान हुए। उन्होंने विदुना पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि महावीर एक निहायत शरीफ लड़का था और इस तरह वो अपने घर वालों को बिना बताए कहीं नहीं जाता था। लेकिन पुलिस वालों ने यह कहकर बात को टाल दिया कि नौजवान लड़का है, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हो। लेकिन महावीर जब कई दिनों तक वापस नहीं आया तो मजबूरन पुलिस को रिपोर्ट लिखना पड़ा। हालांकि पुलिस वाले महावीर को ढूंढने में कामयाब नहीं हो सके। महावीर को गायब हुए 1 महीने बीत चुके थे और घर वालों ने भी सोच लिया शायद उनका बेटा किसी हादसे का शिकार हो गया। इधर महीने बीतने के बाद महावीर और उसके साथ बंद लोगों को एक ऐसी जगह ले गए जहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। महावीर और उसके साथियों से कहा गया कि तुम्हें इसी जगह काम करना है और खबरदार कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब हमारा रोज का मामूल था। सुबह सुबह कुछ लोग हमें गाड़ी से साइट तक ले जाते, हमसे दिन भर मजदूरों की तरह काम कराते और फिर शाम को रूम पर लाकर छोड़ जाते और साथ में नशीली दवाएं हमें ज़रूर दी जाती ताकि हम भाग न सके। और इस तरह पूरे 22 महीने बीत गए। हमें यकीन हो गया था कि शायद अब हमारी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी और मैं अपने परिवार वालों से कभी नहीं मिल पाऊंगा। शुरू में 1-2 महीने गुजरने के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि नशे की वजह से मैं सब कुछ भूल चुका था, अपना घर, फैमिली के लोग, यहाँ तक कि मैं अपना नाम भी भूल चुका था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता मैं इन चीज़ों का आदी हो गया। मुझे अपना घर और फैमिली के लोग याद आने लगे और मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ से ज़रूर भागूंगा। 2 साल गुजरने के बाद उन लोगों ने भी थोड़ी बहुत सख्ती करनी कम कर दी थी और एक तरह से वो हमारी तरफ से बेपरवाह हो गए थे। फिर मैंने एक चाल चली।
करीब 2 साल गुजरने के बाद अब लगभग मैं होश में आ चुका था, लेकिन मैंने उन लोगों के सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं होश में आ चुका हूँ, बल्कि मैं उनके सामने इस तरह रहता जैसे मैं अब भी बेहोश हूँ। और फिर एक रात मौका देखकर मैं वहाँ से भाग निकला। मेरे लिए ये इलाका बिल्कुल नया था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मगर मैं सोच रहा था कि इन लोगों से जितनी दूर चला जाऊँ। मैं पूरी रात पैदल चलता रहा। सुबह सुबह मुझे एक रेलवे ट्रैक दिखी। मैं लगातार उस रेलवे ट्रैक पर चलता रहा। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखा। मुझे नहीं पता ये कौन सा स्टेशन था। फिर मैं एक ट्रेन पर चढ़ गया। मुझे ये भी नहीं पता कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। दिन भर सफ़र करने के बाद एक दूसरी ट्रेन पर बैठा, फिर तीसरी ट्रेन पर बैठा, और इस तरह मैंने कई ट्रेन में सफ़र किया। इस दरमियान न तो मेरे पास पैसे थे कि मैं कुछ खाता पीता, और न फैमिली वालों का नंबर याद था कि उन्हें कॉल करता। बस मैं सोच रहा था कि इस इलाके से जितनी दूर चला जाऊं ताकि ये मुझे ढूंढ न सके। लोग मुझे भिखारी समझकर कुछ खाने को दे देते तो खाता, वरना भूखे ही रहता। करीब हफ्ते भर सफ़र करने के बाद मैं बंगाल और वहां से ट्रेन पकड़कर मैं बिहार के दरभंगा जंक्शन पहुंच गया। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था कि ये दरभंगा जंक्शन हमारे घर से करीब ही है और बिहार का एक ज़िला है। दरभंगा जंक्शन पर उतरने के बाद मैंने कुछ लोगों से पूछा कि मुझे यूपी जाना है। उन्होंने जिस ट्रेन के बारे में बताया मैं उस पर बैठ गया, और अभी 1 घंटे पहले ही मैं स्टेशन पर उतरा हूँ और मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी की बोतल ढूंढ रहा था। अब जब पुलिस वालों ने महावीर से उसकी कहानी सुनी तो वो भी दंग रह गए। उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हें अपने घर का नंबर पता है? महावीर सिंह ने कुछ देर अपने दिमाग पर जोर देने के बाद कहा, मुझे अपने चचेरे भाई रविंद्र का नंबर पता है। पुलिस वालों ने रविंद्र के नंबर पर फोन लगाया और फिर कहा, क्या तुम रविंद्र बोल रहे हो? आवाज आती है, जी हाँ, आप कौन? पुलिस वाले कहते हैं, तुम किसी महावीर सिंह को जानते हो? महावीर सिंह का नाम सुनकर रविंद्र चौंक पड़ा। फिर कहा, हाँ, वो मेरा भाई है, पर वो तो 2 साल से गायब है। पुलिस वालों ने कहा, हम कानपुर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ के अधिकारी बोल रहे हैं। तुम्हारा भाई इस वक्त मेरे पास है और वो अपने आप को महावीर सिंह कह रहा है। रविंद्र ने कहा, क्या सर, आप मजाक कर रहे हैं? मेरे भाई को गायब हुए 2 साल बीत चुके हैं। पुलिस वालों ने कहा, अच्छा तुम वीडियो कॉल उठाकर खुद देख लो कि ये तुम्हारा भाई महावीर है कि नहीं। जब रविंद्र ने वीडियो कॉल पर पुलिस वालों को देखा, फिर उसने रविंद्र को देखा। रविंद्र को देखते ही महावीर बोल पड़ा, रविंद्र, मैं तुम्हारा भाई महावीर हूँ। रविंद्र कुछ देर तक महावीर को गौर से देखता रहा, क्योंकि पिछले 2 सालों में महावीर का हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। रंग सांवला हो चुका था, दाढ़ी और सर के बाल भी बेतरतीब थे, लेकिन रविंद्र ने उसकी आवाज़ और उसके हुलिये से महावीर को पहचान लिया। रविंद्र ने पुलिस वालों से कहा कि सर, आप इन्हें वहीं पर रखें, हम अभी अपनी फैमिली वालों के साथ वहां पहुंच रहे हैं। जिसके बाद रविंद्र ने महावीर के बड़े भाई, जो गुरुग्राम की एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था, उसे फोन किया और कहा, भाई, महावीर मिल गया है। महावीर का भाई कहता है, क्या बोल रहा है तू? रविंद्र कहता है, हाँ भाई, मैंने खुद महावीर से बात की है और वो इस वक्त कानपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के पास है। महावीर का भाई कहता है, तुम निकलो, मैं अभी निकल रहा हूँ। महावीर का भाई अपने सारे काम छोड़कर अपनी फैमिली के साथ कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां मौजूद महावीर को इस हुलिये में देखकर सभी की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। मगर दूसरी तरफ उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं था कि एक जवान बेटा जो 2 साल पहले अचानक गायब हो गया और पिछले 2 साल में कोई खबर नहीं कि वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, या शायद उस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। फैमिली वालों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा, मगर सच्चाई ये थी कि महावीर के फैमिली वाले आज भी उसकी राह तक रहे थे कि कहीं से उनका बेटा वापस चला आए, और एक थैंक यू ने महावीर को आखिर उसके परिवार से मिला ही दिया। लेकिन महावीर के साथ जो हुआ सच में दिल दहला देने वाला है। महावीर की किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन वहाँ न जाने महावीर के जैसे और कितने महावीर होंगे जो उस मौत की दलदल से निकलना चाहते होंगे, जो अपने परिवार और बच्चों से मिलना चाहते होंगे। महावीर की ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली है, लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए, जब ये कहानी वो लोग सुनेंगे जिनके परिवार का कोई सदस्य अचानक गायब हो गया और आज तक उन्हें उनके बारे में पता ना चला हो, उन परिवार वालों पर क्या बीतेगी। अब पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस तरह मुमकिन हो इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करे, इनका पर्दाफाश करे, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे और वहां मौजूद बेगुनाह और मजलूम लोगों को आज़ाद कराए। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ऐसे ही और भी रहस्यमयी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।